सोनोमीटर क्या होता है? ये इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा, ये लैब में मिलता है कुछ स्कूल्स की, कि दोनों के बीच, या पहले मिलता हूँ पता नहीं, हो सकता है हटा दियो, लेकिन अभी जेई के सिलेबस का इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपके इन दोनों के बीच में क्या है, एक वायर इस तरह से वेट लटका देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये वायर क्या है, टॉट वायर रहता है। और ये जो ऊपर मैंने दिखा रखा है ना, एक राइडर, ठीक है ना, स्टैंडिंग वेव को फील करने का एक्सपेरिमेंट है एक तरीके से, बिल्कुल ही, कि जो आपका ये स्टैंडिंग वेव और रेजोनेंस को, ये एक राइडर रखा हुआ है। ये राइडर क्या होता है, आप बिल्कुल लैब में ऐसे ही रखते हैं, कागज का टुकड़ा काट के उसके ऊपर रख देते हैं, इस तरह का बना के, ठीक है ना, इसको राइडर बोलते हैं। तो इट इज a डिवाइस used for the measurement of velocity of transverse mechanical wave in the stretched metal wire। तो इसका हेल्प करके, इसका यूज करके आपका पर्पज ये है कि इसमें ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव की स्पीड निकालना, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ सोनोमीटर इज बेस्ड ऑन द रेजोनेंस ऑफ स्ट्रिंग वाइब्रेशन। तो प्रिंसिपल पूछे तो रेजोनेंस ऑफ स्ट्रिंग वाइब्रेशन है, ठीक है ना। ये जहाँ ब्रिज लगे हुए हैं ना, ब्रिज, ये ब्रिज बोलते हैं, तो इन पे क्या करते हैं कि वायर को, ये जहाँ पे होंगे वहां पर वायर ऊपर नीचे ऑसिलेट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए ब्रिज पर क्या होता है, नोड होते हैं ब्रिज पर हमेशा। और ये ब्रिज आपके दोनों जो है इधर मूवेबल होते हैं इस पर, ठीक है ना। इसको आप आगे पीछे ऐसे उनको बिल्कुल मूव कर सकते हैं। और यहाँ पर एक स्केल लगी होती है, वो मैंने इसमें शो करना भूल गया, ठीक है। एक नीचे एक स्केल होती है, तो इन दोनों ब्रिजेस की डिस्टेंस आप उस स्केल की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। इन दोनों ब्रिज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो आप स्केल की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। अब ये ट्यूनिंग फॉर्क आप टेबल पे लगा के, यहाँ पर इस पर लगा के ऑसिलेट कराते हैं, ठीक है। तो ये ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रिक्वेंसी से वायर ऑसिलेट करेगा, वेव चलेगी, यहाँ ब्रिजेस से रिफ्लेक्ट होके, तो इनके बीच में स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी, ठीक है ना। तो देखो अब क्या होगा, प्रिंसिपल ऑफ सोनोमीटर इज बेस्ड ऑन रेजोनेंस ऑफ स्ट्रिंग वाइब्रेशन। तो कौन सी स्ट्रिंग होगी, दोनों एंड पर फिक्स्ड एंड वाली, ठीक है, राइडर विल। तो जब भी आपका देखो, अब आप क्या करते हैं कि इसके बीच की लेंथ चेंज कर सकते हो बेटा, ठीक है ना। आपका ट्यूनिंग फॉर्क ऐसा नहीं है, ट्यूनिंग फॉर्क बहुत सारे लाने पड़ते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क सिंगल रहता है, ठीक है। तो आप इसकी बीच में लेंथ चेंज करते रहते हो, तो इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या कोई भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज है वो चेंज होती रहती है। जो भी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑसिलेशन है, इसके बीच में जो स्टैंडिंग वेव्स बन रही हैं, अगर आप लेंथ को चेंज करोगे तो वो चेंज होगी या नहीं होगी। सब में एल का फैक्टर आएगा ना, V/2L, वी फिक्स है क्योंकि वेट चेंज नहीं कर रहे हो अभी आप, ठीक है ना, वेट चेंज नहीं कर रहे हो अभी, वेट आपने फिक्स रख लिया है। तो इसको भी ऑप्शन होता है चेंज करने का, इस पे लगा सकते हैं वेट को, बट अभी इस पर्टिकुलर केस में जब हमको स्पीड निकालनी है इसमें, तो वेट मान लो कोई फिक्स वेट कर दिया आपने, और केवल आप ब्रिजेस के बीच की डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, कुछ डिस्टेंस रखते हो, फिर यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क लगाते हो, और फिर देखते हो क्या हुआ, ठीक है ना। आपका ये राइडर नहीं गिरा, तो इसका मतलब वो रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि जैसे ही रेजोनेंस होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी किसी भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से जैसे ही मैच करेगी, तो आपकी स्ट्रिंग के ऑसिलेशन काफी तेज होंगे, और ये जो कागज का टुकड़ा आपने इसके ऊपर रखा था राइडर, ये गिर जाएगा, ठीक है ना। ये राइडर वहां से गिर जाएगा बेटा, जैसे ही अगर किसी भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से आपकी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी, तो ये राइडर गिर जाएगा। तो ऐसी आप दो कॉन्जिक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज निकाल लेते हैं। ओ सॉरी, नीचे मैं कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। तो ऐसे ही आप किसी भी दोनों केस में नेचुरल फ्रीक्वेंसीज दो कॉन्जिक्यूटिव केस में निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। कॉन्जिक्यूटिव केस में आप नेचुरल फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे। तो देखो आपका क्या कह रहा हूँ मैं, राइडर विल फॉल डाउन इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क इज इक्वल टू एनी ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑसिलेटिंग वायर। Distance L between C1 and C2 can be changed if L1 and L2 are two successive resonance lengths, ठीक है ना, कि वो दो सक्सेसिव रेजोनेंस लेंथ है, जबकि आपका ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी मैच कर गई। तो यहाँ पर बेटा लेमडा फिक्स है, देखो, क्योंकि आप स्पीड फिक्स है, फ्रीक्वेंसी वही है ट्यूनिंग फॉर्क की, तो बेसिकली यहाँ पर लेमडा कांस्टेंट रहता है। ये बात पे गौर कीजिए थोड़ा सा। ये आपकी, मैंने कहा कि वेट कांस्टेंट रख रखा है, तो टेंशन फिक्स है, और वायर चेंज कर नहीं रहे, तो √T/μ से स्पीड कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी हमेशा वही है जो ट्यूनिंग फॉर्क की है। तो आप केवल बीच की डिस्टेंस जब चेंज कर रहे हो राइडर्स की, ब्रिजेस की, ठीक है, तो आपकी वेवलेंथ चेंज नहीं हो रही है। तो मान लो आप कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है, एक में एन लूप्स है तो दूसरे में n+1 लूप है, ठीक है ना। कॉन्जिक्यूटिव फ्रीक्वेंसी का मीनिंग यही है कि इसमें अगर एन लूप बन रहे हैं तो आप इसकी लेंथ बढ़ाते जा रहे हैं, तो फिर n+1 लूप जैसे ही बनेंगे,
ठीक है ना, तो फिर आपका रेजोनेंस में आएगा, तो यहाँ पर एन लिम्डा बाई टू इक्वल्स टू एल वन है, और फिर नेक्स्ट रेजोनेंस में होगा एन प्लस वन लिम्डा बाई टू इक्वल्स टू एल टू, क्योंकि ये बढ़ाते जा रहे हैं, ये फिक्स है तो ये भी बढ़ता जाएगा ना। तो रेजोनेंस कब आएगा, जब ये एन वन प्लस लिम्डा बाई टू इक्वल्स टू एल टू हो जाएगा। ये दोनों आपने स्केल से नोट कर रखी है, ध्यान से देखो बेटा एकदम। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट से पूछने की कोशिश करता था जी एडवांस वाला भी बहुत, क्योंकि तब एक्सपेरिमेंट भी होते थे, अब आपके पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है ना, सिलेबस में तो है हमेशा से, अभी हटा नहीं है कभी बिल्कुल भी। तो एन लेमडा बाई टू इक्वल्स टू एल वन, एन प्लस वन लेमडा बाई टू इक्वल्स टू एल टू, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो आप। तो लेमडा बाई टू किसके बराबर आ जाएगा, एल टू माइनस एल वन। तो ये वेवलेंथ आ गई। ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रिक्वेंसी आपको ऑलरेडी पता है, तो कितना आ जाएगा, टू एफ इंटू एल टू माइनस एन। तो फिर इसमें क्या करते हैं एक्सपेरिमेंट में, आपको वेट कितना लगाया वो पता है, वो बिल्कुल मेजर के वेट होते हैं, आधा किलो का 0.25 kg इस तरह से, तो आप वो बिल्कुल ध्यान रख सकते हैं कितना वेट लगाया। तो टी इक्वल टू एम जी से टेंशन आ जाएगी। तो आप इस रिजल्ट को जो आपने निकाला है, टू एफ इंटू एल टू माइनस एल वन, ठीक है ना, इस रिजल्ट को आप बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं वी इक्वल्स टू अंडर रूट टी बाई म्यू से, इससे बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, v इक्वल टू रूट टी बाई म्यू से इस रिजल्ट को बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो फिर आप देख लेंगे आपने कितना वो सही किया है, परसेंटेज एरर कितनी है, इसको आप एज ए ट्रू वैल्यू की तरह ट्रीट कर सकते हैं स्पीड की। ठीक है, और ये आपकी कैलकुलेट वैल्यू होगी जो आपने एक्सपेरिमेंट से एल वन एल टू मेजर करते हुए ध्यान से देखते हुए, राइडर कब गिरा, दो कॉन्जिक्यूटिव रेजोनेंस पोजीशंस कौन सी हैं, मान लो एल वन एल टू है। ठीक है, तो एन लेमडा बाई टू इक्वल्स टू एल वन, एन प्लस वन लेमडा बाई टू इक्वल टू एल टू। फिर आगे की कहानी देखो, दिक्कत तो नहीं किसी को। मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया आपके एन को, तो लेमडा आ गया जो रीडिंग आपने लिया एल वन और एल टू की टर्म में। तो काफी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, सही में गिरता है राइडर, इतने तेज ऑसिलेशन होते हैं रेजोनेंस पे कि बहुत, जब ब्रिज गिर जाता है तो ये कागज का टुकड़ा क्या चीज। ठीक है ना, जब ब्रिज ही पूरा गिर चुका है उस रेजोनेंस की वजह से, तो ये कागज का टुकड़ा तो गिर ही जाएगा।